अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जीरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके काजेस के बारे में। अब हम एक टाइप ऑफ एनीमिया पढ़ रहे हैं जिसे जीरोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ये एक एनीमिया की टाइप है जिसमें प्रोटोपायरफोरिन या हीमी की जो सिंथेसिस है उसमें डिफेक्ट होता है, खराबी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो नॉर्मल साइज के नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोसाइट टाइप के होते हैं और हाइपोक्रोमिक होते हैं। यानी कि आरबीसीज में जो हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, उसका जो कलर है वो भी कम हुआ होता है और आयरन जो है, आयरन ग्रेन्यूल्स वो इसमें एक्युमुलेट होते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट टर्म यूज होता है इमेच्योर आरबीसीज के लिए। अब जीडिरोब्लास्ट क्या है? द टर्म जीडिरोब्लास्ट इज यूज फॉर एरेथ्रोब्लास्ट हैविंग आयरन ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म। जीडिरोब्लास्ट टर्म जो है ये यूज होता है उन एरेथ्रोब्लास्ट के लिए, उन इमेच्योर आरबीसीज के लिए जिसमें आयरन ग्रेन्यूल जो है वो एक्युमुलेट हो जाए। तो ये एक कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया नहीं है। इन जीरोब्लास्टिक एनीमिया आयरन इज नॉट यूटिलाइज, आयरन यूटिलाइज नहीं हो रहा इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमी, हीमी की सिंथेसिस में आयरन यूटिलाइज नहीं हो रहा। सो ये आयरन जो है ये साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट हो जाता है रिंग फॉर्म में, रिंग स्ट्रक्चर में, एक सर्कुलर रिंग फॉर्म में ये एक्युमुलेट हो जाता है, जिसे जीडिरोटिक ग्रेन्यूल कहा जाता है या पेपिनहेमर ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। There are mainly two types of sideroblastic anemia which are hereditary and acquired। एक hereditary होता है यानी कि वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुआ होता है, दूसरा है वो acquired है, आफ्टर बर्थ जो है वो किसी भी वजह से वो आ सकता है। हेरिडिटरी sideroblastic anemia can be X-linked recessive और autosomal recessive। सो ये X-linked भी हो सकता है या ऑटोसोमल भी हो सकता है। एक्वायर्ड sideroblastic anemia can be primary or secondary। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? So hereditary sideroblastic anemia is most commonly due to X-linked defect in the gene for aminolevulinic acid synthase। हेरिडिटरी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये एक्स लिंक्ड, मोस्टली ये एक्स लिंक होता है और ये एक्स लिंक में जो अमाइनोलिवोलेनिक एसिड सिंथेज 2 है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो डिफेक्ट होता है। जब ये जीन डिफेक्ट होता है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो उसका जो हीमीसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम हीमीसिंथेसिस के फर्स्ट जो स्टेप्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। दिस लीड्स टू इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ हीमीसिंथेसिस एंड एक्सेसिव आयरन स्टोरेज इन एरिथ्रोब्लास्ट एंड आयरन ओवरलोड इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या हो जाता है? रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन सही नहीं हो रही, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है क्योंकि हीमी बन नहीं रहा। अब जब हीमी नहीं बन रहा तो जो आयरन आता है वो क्या हो जाता है, वो रेड ब्लड सेल, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है उसमें कम्युलेट हो जाता है या फिर ये बॉडी में आयरन ओवरलोड भी काज कर सकता है। आयरन ओवरलोड कैन काज डायबिटीज एंड कार्डिक फेलियर। जब बॉडी में आयरन ओवरलोड आ जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज, कार्डिक फेलियर, लिवर फेलियर और इन्हीं आर्गन फेलियर हो सकती है या आर्गन मलफंक्शन हो सकती है। बोन मेरो शो एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया विच इंक्रीज आयरन डिमांड एंड दस एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। ये बात जो है ये समझने की ज़रूरत है कि बोन मेरो जो है वो एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया, यानी वो सेल जिससे आरबीसीज ने बनना है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। हाइपरप्लेजिया मीन कि वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि बॉडी डिमांड कर रही है आरबीसीज की, वो सिग्नल भेज रही है बोन मेरो की, लेकिन बोन मेरो वो उस तरह इफेक्टिवली उसको बना नहीं सकती। अब जब बना नहीं सकती तो ये इनइफेक्टिव हो गई, जिसकी वजह से अब ये एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया जो होगी, अब यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन तो जारी है, वो हो रही है, लेकिन इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, इधर इस्तेमाल भी नहीं हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही है, तो ये अल्टीमेटली आयरन ओवरलोड काज करेगा। इसके अलावा काजेज ऑफ एक्वायर्ड इससे यानी कि जीरोब्लास्टिक एनीमिया, एक्वायर्ड जीरोब्लास्टिक एनीमिया के काजेज क्या है? लीड पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म एंड अल्कोहल आर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ एक्वायर्ड जीरोब्लास्टिक एनीमिया। लीड इन द बोन मेरो
enter mitochondria and inhibit the enzyme involved in hemosynthesis such as delta amino levulinic acid synthase and ferrochelatase। लीड बोन मेरो में जाके एरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है तो वहाँ पर वो कुछ एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि हेमिसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेज जो फर्स्ट स्टेप्स में इन्वॉल्व है एंड फिरुचिलेटेज जो कि लास्ट स्टेप में, जिसे हम हेमिसिंथेज भी कह सकते हैं, ये लास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। सो ये दोनों को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से हेमिसिंथेसिस नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली जो है वो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, आयरन ओवरलोड होगा। इसके अलावा अल्कोहल क्या करता है, वो कुछ एंजाइम के साथ इंटरफेयर करता है, यानी कि उसको अच्छे से फंक्शन करने नहीं देता, जिसमें यूरोपायरफेरिनोजेन डी कार्बोक्सिलेज जो कि इंटरमीडिएट एंजाइम है इन द हेमिसिंथेसिस पाथवे एंड फिरुचिलेटेज। इस तरह लीड फिरुचिलेटेज को इनहिबिट कर रहा था, इस तरह ये भी फिरुचिलेटेज के साथ, जिसे हम हेमिसिंथेज भी कह सकते हैं, इसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। बट एनहांसमेंट ऑफ एएलए सिंथेज, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज, लीड क्या कर रहा था, लीड उसको इनहिबिट कर रहा था, लेकिन ये इसके फंक्शन को एनहांस कर रहा है। इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर उधर से कंपाउंड बन भी रहे हैं लेकिन फिरुचिलेटेज लास्ट में हिमी नहीं बन रहा, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है कि उसका फंक्शन या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सेवरल अदर काजेज इंक्लूड डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइसिन, विटामिन B6 और परफोरिन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ हर डिसीज होता है 90 to 120 days, but in sideroblastic anemia it decreases to 40 days. क्लिनिकल फीचर में जनरलाइज सिम्टम्स ऑफ एनीमिया जैसे कि पेलर ऑफ स्किन, फिटीग, डिजीनेस, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये चीज़ें होती है। ये तो जनरल एनीमिया के सिम्टम्स हैं। सिम्टम एसोसिएटेड ओनली विद सिडरोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू लीड पॉइजनिंग इंक्लूड हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली, लिवर इनलार्जमेंट, स्प्लीन एनलार्जमेंट, डायबिटीज भी हो सकता है, एंड इन लेटर स्टेजेस हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो ये लीड पॉइजनिंग के साथ स्पेसिफिकली ये चीजें एसोसिएटेड हैं। पहले हमने CBC करना होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करना होता है, आयरन प्रोफाइल, ये चीजें चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। सो CBC का जो रिजल्ट है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में वो कुछ इस तरह होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज हुए होते हैं, जाहिर है बन नहीं रहे तो डिक्रीज तो होंगे। RBCs काउंट भी डिक्रीज होती है क्योंकि इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है। TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये नॉर्मल होता है। MCV, MCH एंड MCHC, ये तीनों जो है RBCs इंडिसेस, ये डिक्रीज हुए होते हैं। पेग सेल वॉल्यूम ये भी डिक्रीज हुआ होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हुए होते हैं क्योंकि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है तो उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज होंगे। RDW इंक्रीज होता है। प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होता है। अगर हम आयरन प्रोफाइल चेक कर ले तो सीरम आयरन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब भी ज्यादा हो रहे हैं और आयरन यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से सीरम आयरन का जो लेवल है वो ज्यादा होता है। सीरम फेरिटिन जो कि आयरन का टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म है, ये भी इंक्रीज हुआ होता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC डिक्रीज हुई होती है। इस केस में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई होती है। किस तरह के आयरन जो जितना भी होता है वो ट्रांसफेरिन के साथ अटैच होता है, बाकी अगर आयरन आ रहा है तो वो ट्रांसफेरिन के साथ अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसफेरिन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। सो स्पेस जो है, कैपेसिटी जो है वो कम होती है। ट्रांसफेरिन सिचुएशन यानी कि ट्रांसफेरिन पर कितना आयरन जो है वो बाइंडेड है, सो कंप्लीट जो है वो तकरीबन बाइंडेड होता है। सिचुएशन इंक्रीज हुई होती है लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम हुई होती है। ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन शो इन आइसोपाइकिलोसाइटोसिस। अगर हम ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन कर ले तो इनमें इन आइसोपाइकिलोसाइटोसिस का मतलब है कि साइज में और शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन आए हुए होते हैं इस सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।